अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। पहला सवाल यही है कि 5 राज्य जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहां के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, एग्जिट पोल भी आ गए हैं और कहीं ना कहीं सर पहला सवाल यही होगा कि आपको क्या लगता है एग्जिट पोल कितने सही होंगे और आप इन एग्जिट पोल को देखने के बाद क्या कहेंगे। साथ ही साथ अगर ये एग्जिट पोल परिणाम में तब्दील होते हैं तो आने वाले दिनों में देश की राजनीतिक दिशा क्या होगी। इन एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो इन राज्यों में किस पार्टी को ज्यादा बढ़त हासिल दिख रही है जबकि किसे नुकसान होता दिख रहा है। ये देखिए, ये जो एग्जिट पोल के अनुमान और परिणाम हैं ये उम्मीदों के अनुरूप ही हैं। ऐसा कोई इसमें अप्रत्याशित अनुमान नहीं जताया गया है जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। अब आप अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, जिस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन हम पश्चिम बंगाल पे आए उससे पहले एक बात आपको बता दें कि ये हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के अनुमान और परिणाम पर। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में अंतर है। एग्जैक्ट पोल के परिणाम क्या है ये 2 मई को पता चलेंगे। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल की ही अगर हम बात शुरुआत करें तो खेला होबे या बीजेपी ने कहा था जो असोल परिवर्तन होबे, तो जनता ने किसको चुना है ये पता लग जाएगा 2 मई को। और हम ये जो एग्जिट पोल के जो नंबर्स हैं, जो अनुमान है, परिणाम है, उसको आधार बनाते हुए आज बात कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में एक चीज साफ देखने को मिल रही है कि कांटे की टक्कर है और ये टक्कर इसलिए है वहां पर क्योंकि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन के खिलाफ जनता में गुस्सा था। और ठीक है कि ये जो ममता बनर्जी कुछ अपने जो वोट बैंक है, खास तौर पे उनका जो वोट बैंक माना जाता है, उसको अपनी पकड़ वहां पर बनाने में वो कामयाब हुई हैं। और एक बीजेपी का भय दिखाकर वहां पर एक वर्ग के खास तौर पर उन्होंने जो वोट लिए हैं, उससे भी ममता बनर्जी की स्थिति, ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति वहां पर मजबूत है। अब अगर हम बात करते हैं खासतौर पर, आप देखिए कि तीसरा या चौथा चरण आते आते ममता बनर्जी इस बात के लिए मजबूर हो गई कि उनको ये कहना पड़ेगा सार्वजनिक रूप से कि एक वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर वोट करो, इकट्ठे होकर ही बीजेपी को हराया जा सकता है। तो बीजेपी के तुष्टीकरण के जो आरोप थे उनमें कहीं ना कहीं सत्यता लगी ममता बनर्जी के इस बयान आने के बाद। ममता बनर्जी अपनी अधिकतर सभाओं में चंडी पाठ करते हुए देखी गई, हमने देखा चुनाव प्रचार में। ममता बनर्जी अपने आप को हिंदू बताते बताते हर सभा में देखी गई। और ये देखिए, बीजेपी की जीत होती है, हार होती है, वो परिणाम बताएंगे, लेकिन बीजेपी की नैतिक जीत इस बात की है कि ममता बनर्जी को अपने हिंदूवादी छवि इस चुनाव प्रचार में बार बार दिखानी पड़ी, बार बार बतानी पड़ी। और इससे पहले का पश्चिम बंगाल चुनाव आप देख लीजिए उठाकर, किसी भी नेता ने अपनी हिंदूवादी छवि, ऐसी प्रखर छवि बनाकर जनता के बीच में पेश की हो और उसके आधार पर वोट लेने की कोशिश की, ऐसा दिखता नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति का मिजाज दरअसल कुछ और ही है। वहां पर संस्कृति वहां की जो है वो इस तरीके की राजनीति की नहीं रही है, लेकिन इस बार का चुनाव वहां पर बहुत अलग था। और अगर हम देखें, ठीक है, ममता बनर्जी व्हील चेयर से क्या सीएम की चेयर तक पहुंच पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांटे की टक्कर मिली है। खासतौर पर अगर हम देखें, बीजेपी ने विकास को एक अहम मुद्दा बनाया और अब पश्चिम बंगाल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के लिए तरस रहा है वह राज्य। हम अगर देखें, आप कोलकाता की ही बात कर लीजिए, राजधानी है कोलकाता पश्चिम बंगाल की, वहां के हालात देख लीजिए। वहां के जरा आप खाली बस मुख्य जो इलाके हैं उनको छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए, आपको लगेगा कि ये क्या उस राज्य की राजधानी है। आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी गरीबी है। और थोड़ा सा जैसे दूर दराज इलाकों में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पर और ज्यादा जो संसाधन की कमी है वहां पर। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं और खासतौर पे चाहे वो, ठीक है, बीजेपी का आरोप है, लेकिन इसमें कोई नकार नहीं सकता कि वहां पर टोलाबाजी नहीं होती है, वहां पर मारपिटाई नहीं होती है, वहां पर हिंसा की राजनीति नहीं होती है। वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी, इससे पहले हमने देखा वामपंथियों की सरकार थी, अब तृणमूल की सरकार है, तो सत्ताधारी दल से जुड़े जो कार्यकर्ता होते हैं उनका एक निरंकुश रवैया हो जाता है और वो जनता दबकर रह जाती है। वहां पर लोकतंत्र नहीं नजर आता आपको। और ये बात आप ये मत समझिए कि हम टीएमसी के खिलाफ कोई बात कह रहे हैं या हम वामपंथियों के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। आप वहां जाइए, आपको महसूस होगा कि वाकई में जो बात बोली जाती है ये वहां पर दिखती है। तो पश्चिम बंगाल में असोल परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब देखते हैं कि परिवर्तन कितना होता है।
और बीजेपी के भी दावे हैं कि इस बार वो 200 को पार करेंगे। हालांकि जो अनुमान जताए गए हैं एग्जिट पोल में, कोई भी नहीं बता रहा है कि 200 को पार कर जाएगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी को एक कंफर्टेबल जो कह सकते हैं कि जो मैजिक नंबर को वो टच करती हुई बीजेपी इन एग्जिट पोलों में दिख रही है। अब ये हम आज की जो वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें हम सब ये जानते हैं कि अगर बीजेपी की एक सीट भी ज्यादा आ गई तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। वहां पर कैसे बनेगी, कब बनेगी, वो खैर देखने वाली बात होगी। बहुत सारे चीजें हैं जो प्रदर्शित हो ही रही हैं, कई राज्यों में हमने देखा है ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम। तो पश्चिम बंगाल में देखिए बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था वो एक बीजेपी के लिए उसने बड़ी ताकत का काम किया है, और उसमें जो तमाम वादे हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए कि आपको 2 मई के बाद से आपको बसों में या आप अगर ट्रॉम में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको परिवहन के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना है। तो ऐसे बहुत सारे वादे हैं। उनको केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा की बात कही गई और भी तमाम वादे हैं। और खासतौर पर हमने देखा कि वहां पे पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी लोकप्रियता है, और महिलाओं का वोट हमने देखा था बिहार के चुनाव में भी कि महिला वोटर जो हैं वो बीजेपी के लिए साइलेंट वोटर का काम करती हैं। और एक देखिए कोई भी महिला हो, सबसे पहले उसके लिए होता है कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कि हम कभी भी बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, और हमारे को एक कानून व्यवस्था के लिए भी महिला वोट करती हैं। और शायद कुछ इलाकों में हमने पाया है कि जो लोग थे वो तंग आ चुके हैं इस हिंसा की राजनीति से, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी ने जो वादे की हैं उसको एक मौका शायद दिया गया है वहां पे कि आप कुछ करके दिखाइए अगर आप कर सकते हैं तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने वहां पर बीजेपी को सपोर्ट किया है। बीजेपी वामपंथियों को तो नारा था कि इस बार राम अगली बार वाम, यानी इस बार हम पहले बीजेपी को ले आते हैं, अगली बार हम वामपंथी आ जाएंगे। तो देखना होगा कि चुनाव परिणाम क्या रहते हैं। इसके अलावा आप देखिए बीजेपी आज एक वहां पर शक्ति के रूप में उभरी है। 3 सीटें थी पिछले चुनाव में, आज अगर बीजेपी सत्ता तक आती दिख रही है तो उसको एक बड़े विजेता के रूप में देखा जाएगा। सत्ता तक नहीं आती है, 100 को पार कर जाती है तो भी एक बड़ी विजेता है। भाई 5 साल पहले आप 3 सीट पर थे, आज आप 100 को पार कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। और कांग्रेस ने वहां पे क्या किया, कांग्रेस ने आप देखिए कि वो आईएसएफ के साथ गठबंधन किया। आईएसएफ से गठबंधन के लिए चाहे गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, कई लोगों ने विरोध किया, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया कि ऐसे सांप्रदायिक दलों के साथ हमको नहीं गठबंधन करना चाहिए, लेकिन फिर भी किया गया। राहुल गांधी वहां पे अंतिम समय में पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, एक ही सभा करी, उसके बाद उन्होंने अपनी सभाएं रद्द कर दी। और देखा हमने कि किस तरीके से कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। तो पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी हैं, आईएसएफ है और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन करता प्रतीत हो रहा है। पहले भी इस गठबंधन के हमने देखा हाल के चुनाव में निराशाजनक ही प्रदर्शन हुए हैं। और अगर हम बात करें, देखिए बीजेपी आज जो बड़ी ताकत बनकर उभरी है पश्चिम बंगाल में, तो इसके लिए पूरा श्रेय बीजेपी को नहीं है, आरएसएस को है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लग रहा था कि अब तो जैसे 30-35 साल वामपंथी ने राज किया तो 30-35 साल हम भी करेंगे, लेकिन 3-4 साल पहले, 5 साल पहले आरएसएस ने वहां पर अपनी जड़ें जमाना जो शुरू किया था। मुझे ध्यान आता है कि स्वर्गीय वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर का एक लेख था हमारे यहाँ पे, प्रभात साक्षी में कॉलम लिखते थे वो, तो उनके लेख में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि आरएसएस की शाखाएं पश्चिम बंगाल के और खासतौर पे कोलकाता के हर पार्क में लगना शुरू हो गई हैं, और ये बीजेपी के सत्ता में आने के लिए किए जा रहे प्रयास हैं, और बीजेपी को निश्चित रूप से प्रयास सत्ता में लाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और देखिए आज लग रहा है कि शायद उनकी बात सच भी होने जा रही है। और आरएसएस ने जिस तरीके से वहां पर अपनी, आरएसएस देखिए वो कोई प्रचार नहीं करता है, वो काम करता है आरएसएस, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच में जाके काम करता है, जो समाज का जो सबसे निचला तबका वहां जाके काम करता है, उनका दिल जीतता है, उनका विश्वास जीतता है, और फिर उसके बाद शुरू होती है बीजेपी की भूमिका। बीजेपी के जो नेता हैं वहां तक पहुंचते हैं, उनमें से अपने कार्यकर्ता बनाते हैं, वो कार्यकर्ता पदाधिकारी बनते हैं, और फिर जनता के बीच में जो अपनी बातें रखी जाती हैं और पार्टी का आधार बढ़ता जाता। तो ये ममता बनर्जी और टीएमसी शायद सोई रही, उनको इस बात का गुमान रहा कि हम ही हैं सर्वे सर्वा, हम ही हैं अब 30-35 साल तक राज करने वाले, तो वो सब धुल गया। और बीजेपी ने देखिए बड़ा आक्रामक तरीके से प्रचार किया है। आपने देखा होगा कि और खासतौर पे यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे अब कोई भी राज्य हो, बीजेपी, हमने जैसा बताया आपको, पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार अगर वो 100 को भी पार करते हैं या सरकार भी बनाते हैं तो अपने आप में बीजेपी ने वहां पे मेहनत करके दिखाई है। एक प्रमुख विपक्षी के रूप में अपनी वहां पर जगह खुद अपनी मेहनत के बलबूते बनाई है।
बीजेपी के सारे केंद्रीय नेता गली गली में रोड शो किया। वो अलग विवाद है कि वो इस रोड शो की वजह से क्या कोरोना के संक्रमण फैला या और चीजें हुई, ये एक अलग विषय है। लेकिन इसमें अगर हम उनकी मेहनत की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मेहनत नहीं करी है। और लगातार हमले होने के बावजूद वहां पर बीजेपी के केंद्रीय नेता जाते रहे हैं और मेहनत करी है। तो ये दिखाता है कि बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ा था, पूरे दमखम से लड़ा था और पूरी ताकत झोंक दी थी बीजेपी ने। हम देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने कई सारे सांसदों को चुनाव में उतार दिया था। अब केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। इससे पहले कोई उदाहरण नहीं कि कोई केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया हो। और कोई राज्यसभा सदस्य होता है केंद्रीय मंत्री तो जरूर उसको लोकसभा के लिए उतार दिया जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने, तो ये एक दर्शाता है कि बीजेपी ने कठिन से कठिन सीटों पर भी तगड़ा मुकाबला देने की कोशिश की है। चुनाव परिणाम क्या होंगे आने वाले समय में 2 तारीख को पता लगी जाएंगे। उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये जो नतीजे आएंगे उनका आधार क्या रहा। केरल की बात करें, केरल में देखिए कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है। एग्जिट पोलों के अनुमान के मुताबिक तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होने वाला है। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनना चाहते हैं कांग्रेस के तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। G23 उनके राह के बीच में आकर खड़ा हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, क्योंकि केरल में आप देखिए कि एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, एक बार फिर एलडीएफ, फिर यूडीएफ, ऐसे वहां पे सत्ता परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में भी कांग्रेस नहीं आ पाती है तो कांग्रेस नेतृत्व की वहां पर बहुत ज्यादा खिंचाई हो जाएगी। आप देखिए कि वहां पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सुनामी थी, पूरे देश में कांग्रेस साफ हो गई, केरल में कांग्रेस की सुनामी आ गई। वहां पर लोकसभा की 20 में से 19 सीटें कांग्रेस जीत गई, अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी देखा कि दिसंबर में जब वहां पंचायत चुनाव हुए तो पंचायत चुनाव में जो कांग्रेस है वो धराशायी हो गई और टिकटों का आवंटन जो वहां पे अभी विधानसभा चुनाव में हुआ है उसने कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अंतर विरोध इतना हो गया था, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे को हराने में लग गए थे और ये चुनाव परिणाम भी दिखेगा। और अगर आप बात करें विजयन की तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने खासतौर पर कोरोना काल में जो काम करके दिखाया है वो अभूतपूर्व रहा है। और पंचायत चुनाव में जो विजय मिली है वो इसी वजह से मिली है, जबकि सीएम ऑफिस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, चाहे गोल्ड स्कैम की बात हो चाहे अन्य स्कैम्स की बात हो, सीएम ऑफिस पे सीधा लगे। उसके बावजूद अगर वामपंथी दल बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल में कि 100 को पार कर रहे हैं, 100 को पार तो आज तक किसी वहां पे नहीं किया है किसी गठबंधन ने। और अगर वो पार कर लेते हैं और दूसरी बार सरकार में आ जाते हैं तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। एक बात और है कि अगर हम बात करते हैं मार्क्सवाद की तो केरल से ही शुरू हुआ था। केरल में ही पहली बार वहां पर निर्वाचित सरकार वामपंथियों की बनी थी, अगर वैसे देखें लोकतंत्र के हिसाब से तो केरल में एक नया इतिहास रचा जाने वाला है। और कोरोना काल में आप देखिए कि जो लोगों की जो बेसिक लॉकडाउन था, बेसिक जो जरूरतें थी वो पूरी करी है राज्य सरकार ने। कुछ शायद वहां पर हमारी जो लोगों से बात हुई तो 18 वस्तुओं का एक पैकेट बनाया गया था जिसमें कि आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च और जो भी मसाले होते हैं, सनफ्लावर ऑयल, इस तरीके की चीजें थी। 18 ऐसी कुछ चीजें थी जिनका पोटली बनाकर सबको, पैकेट बनाकर सबको दिया गया था। और अगर व्यक्ति घर में है और वो नहीं जा पा रहा है मजदूरी करने, नहीं जा रहा है काम पर, उसका भोजन चल रहा है तो उसको सरकार से यही होता है कि मेरे को जो बेसिक चीजें हैं वो सरकार से कम मिलती रहे, तो उसकी वो पूर्ति हुई है। और केरल में भी आप देखिए जैसा कि जो महिला वोटर हैं उनके बीच में ये जो वामपंथी दलों की जो सरकार है वो बहुत लोकप्रिय है। अब वहां पर एक चीज और देखी जाती है कि जो महिला वोटर हैं उनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा है। केरल में एक चीज और है कि वहां पर अमूमन या माना जाता है कि हर घर से एक व्यक्ति बाहर है, अपना विदेश में है, काम कर रहा है, तो इसलिए भी महिला वोटरों की संख्या वहां पर ज्यादा है। तो महिला वोटर भी एक बड़ा कह सकते हैं कि वामपंथी दलों के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में रहे हैं। और कोरोना काल में भी आप देखिए कि वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा काफी लोकप्रिय रही हैं। उनके अपने साक्षात्कार पढ़े होंगे कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना पे काबू पाया। हालांकि अभी जो सेकंड वेव आई है उससे कोरोना केरल भी जूझ रहा है, लेकिन फिर भी केरल में हालात बहुत हद तक नियंत्रण में रहे। राज्य सरकार ने चाहे वो आपदा का समय हो, बाढ़ का समय हो, काफी काम किए हैं। जब लोगों से बातचीत करते हैं तो बहुत कुछ पता लगता है कि किस आधार पर जनता वहां पर अपनी सरकार चुन रही है। बीजेपी ने एंड टाइम पर वहां पर मेट्रो में ई श्रीधरन को उतारा। वहां पे सीएम कैंडिडेट तो नहीं घोषित किया, लेकिन एक तरह से अनऑफिशियली वो सीएम कैंडिडेट ही थे एनडीए के। और अंतिम समय में ये जो बीजेपी ने निर्णय लिया, एनडीए ने निर्णय लिया है, उसका कोई खास फायदा वहां पे नहीं होने जा रहा है। एग्जिट पोल भी यही दर्शा रहे हैं कि शायद
बीजेपी हो सकता है अपना खाता भी नहीं खोल सके, या हो सकता है उसकी 2 तक सीटें आ जाएं। हालांकि मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वो दावे, क्योंकि बीजेपी का वहां पर अभी जो संगठन है वो कोई बहुत मजबूत संगठन नहीं है। ठीक है कि रोड शो में बहुत भीड़ उमड़ी है, बीजेपी नेताओं के प्रधानमंत्री की रैलियों में अच्छी भीड़ उमड़ी है। भीड़ उमड़ना रैलियों में और वोट देने जाना बूथ पर, उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये मुकाबला जो था पहले से ही माना जा रहा था कि एलडीएफ यूडीएफ के बीच ही होगा, वही हुआ है। कांग्रेस का सत्ता में नहीं आ पाना बहुत राहुल गांधी के लिए एक मुश्किल दिल लाने वाला होगा, क्योंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। अगर वो उस राज्य में भी अपनी पार्टी को नहीं जिता पाते हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए जो G23 है वो तैयार है। असम की बात कर लेते हैं। असम में देखिए वहां पर बहुत सारे फैक्टर हैं। बीजेपी की जो सभी एग्जिट पोल में आप देख लीजिए कि सभी ये दर्शा रहे हैं कि बीजेपी की वहां सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस ने वहां पर जो गड़बड़ी करी है, कांग्रेस से जो गलती हो गई वहां पर एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन की। ठीक है, कांग्रेस ने पहले भी किया था और पहले भी उसको अच्छे परिणाम मिले थे, लेकिन इस बार देखिए जो एआईयूडीएफ है उसकी छवि तो उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा जो असम में एक अपर असम और जो निचला असम है वो भी, उसकी राजनीति भी अलग मायने रखती है वहां पर। और खासतौर पर जो चाय बागान के मजदूर हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया गया है असम में। अगर हम बात करें राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है कांग्रेस ने जाकर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन लोगों ने देखा कि किस तरीके से 15 साल में कांग्रेस के शासन के दौरान चाय बागान के जो श्रमिक थे उनको उतनी मजदूरी नहीं मिलती थी जितनी आज मिल रही है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि असम में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बहुत सुधरी है। पहले वहां पर अधिकतर या तो उग्रवादियों ने इसको किडनैप कर लिया है, या वहां ब्लास्ट हो गया है, वहां इतने लोग मारे गए, इस तरह की खबरें आती थी। पिछले 5 साल में असम शांत रहा है। असम की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, असम की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और विकास कार्य आप जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि असम में कितने विकास काम हो रहे हैं। जहां देखिए वहां कोई पुल बन रहा है, वहां कोई सड़क बन रही है, आप अनगिनत विकास काम वहां पर आपको दिख जाएंगे, काम चलता हुआ दिख जाएगा। लेकिन जब आप वहां जाएंगे, जब आप उस इलाके का दौरा करेंगे, तभी आप अखबारों में पढ़कर या टीवी समाचार चैनलों में देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि असम कितना बदला है। असम में और खासतौर पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो विकास की जो धारा बही है वो आपको वहीं जाकर महसूस होगा। और यही कारण है कि लोग, अभी देखा था हमने कब जब सीए का विवाद खड़ा हुआ था, वहां पर लग रहा था कि बीजेपी इस बार बाहर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी को अगर दोबारा सरकार में आ रहे हैं तो अपने आप वो एक बड़ी बात है। सीए ठीक है, वहां पर जो लोग उसको बड़े संवेदनशील एक मुद्दा मानते हैं, लेकिन जो विकास है, जो शांति है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जो रोजगार है वो एक बड़ा मुद्दा। रोजगार के मोर्चे पर जरूर वहां पर कुछ नाराजगी है, लेकिन आप देखिए कि जो सामने एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गठबंधन है कांग्रेस का, और महागठबंधन बनाया था बल्कि इन लोगों ने, कांग्रेस ने कोई सीएम चेहरा नहीं पेश किया था, तो लोगों के सामने विकल्प नहीं था कि सर्बानंद सोनोवाल का विकल्प कौन है सामने। क्योंकि ये भी प्रचारित कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि वो बदरुद्दीन अजमल को सीएम बना सकते हैं, और बदरुद्दीन अजमल ने भी इनकार नहीं किया था कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। तो ये भी एक बड़ा कारण था। और अगर हम देखें तो बीजेपी में वहां पर लोगों के पास 2 चॉइस है। लोगों को लग रहा था, क्योंकि बीजेपी ने भी इस बार सर्बानंद सोनोवाल को सीएम कैंडिडेट घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा था, तो लोगों को लगता था कि हिमंत बिस्वा शर्मा भी सीएम बन सकते हैं। और हिमंत बिस्वा शर्मा ने, अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन्होंने वो खासतौर पे कोरोना काल में, अगर किसी भी राज्य में आप देख लीजिए जो सबसे ज्यादा विजिबल कोई मिनिस्टर रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री रहा है वहां का। चाहे केंद्र में देख लें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ही विजिबल ज्यादातर नजर आते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने अस्पतालों का दौरा कर करके और जो भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधी जो उनकी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने में महती भूमिका निभाई है। और असम में कोरोना बहुत हद तक संभला हुआ था, अब थोड़ा बहुत वहां पर भी मामले सामने आ रहे हैं। और हमने देखा था चुनाव के दौरान ही उन्होंने कहा था कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, कोरोना जा चुका है। तो ये जा चुका ऐसे नहीं जाता, लेकिन हालात को नियंत्रित कैसे करना है, स्थिति को कैसे संभालना है, लोगों को कैसे राहत देनी है, बहुत मायने रखता है। हिमंत बिस्वा शर्मा जानते हैं कि कैसे प्रचार में रहना है, कैसे काम करना है, लोगों के भी ज्यादा से ज्यादा नजर आना है। और यही एक कारण है कि आज अगर आप सर्वे करा लें और सर्वे के कुछ परिणाम दर्शाते भी कि हिमंत बिस्वा शर्मा सीएम कैंडिडेट के रूप में सर्बानंद सोनोवाल से थोड़ा सा आपको ज्यादा ही मत लेते दिखेंगे। तो इस तरीके की जो ताकत है, अगर आप हिमंत बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल के दोनों की लोकप्रियता को मिला दे तो वहां बीजेपी अपने आप भारी पड़ जाती है। तो इस तरीके से बीजेपी वहां पर असम में भारी पड़ी है। अब चुनाव परिणाम क्या होंगे तो 2 मई को पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल यही नजर आता है कि बीजेपी की सरकार वहां पे बनने जा रही है। तमिलनाडु में एक चीज साफ थी, पहले से ही लग रहा था कि जो एआईडीएमके है
वो उसको इस बार सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इस बार कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं है। ठीक है कि बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के आला नेताओं के कहने पर, चाहे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम हो, ये दोनों आपस में एक हो गए थे, मतभेद भुला दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद एकजुटता नहीं थी, वो एकजुटता नहीं थी। और पिछले कुछ दिनों में जैसे कि वहाँ जो सरकार चली है, वहां पर जिस तरीके से चली है, उसका भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। और क्योंकि डीएमके 10 साल से विपक्ष में है, तो इसलिए भी स्टालिन का इस बार माना जा रहा था कि वो शायद, और लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि वहां पर डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का जो यूपीए है, वहां पर उसका कितना अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो जाहिर सी बात थी कि इस बार माना जा रहा था कि स्टालिन की ही सरकार बनने जा रही है, और ऐसा ही चुनाव परिणाम दर्शा रहे हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ, कुछ तो 2/3 बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाते दिख रहे हैं डीएमके की। तो देखना होगा कि क्या ये जो अनुमान लगाए गए हैं ये सही बैठते हैं। बीजेपी की वहां पर कुछ सीटें अगर आ जाती हैं, अगर एक सीट भी आती है, तो बीजेपी के लिए अपना ये विजय की बात होगी कि ठीक है, एक भी अभी खाता भी नहीं था तमिलनाडु की विधानसभा में, बीजेपी का खाता भी खुल जाता तो बड़ी बात होगी। बीजेपी ने वहां पे काफी आक्रामक प्रचार वहां भी किया है। और अगर हम बात करें जो शशिकला को अगर शायद एआईडीएमके ने रखा होता चुनावी भूमिका में, तो शायद कुछ परिणामों में थोड़ा सा वो फर्क डाल सकती थी। लेकिन लगता है कि शायद अब चुनाव परिणाम के बाद जब एआईडीएमके कुछ समीक्षा करेगी, कुछ जो भी विश्लेषण करेंगे और आत्ममंथन करेंगे, तो शायद फिर शशिकला की वापसी देखना हो सकता है कि एआईडीएमके में शशिकला की वापसी हो और कुछ नेतृत्व में वहां पे बदलाव हो। लेकिन फिलहाल स्टालिन की सरकार में आते दिख रहे हैं। और कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी असेंबली में 25 सीटें लड़ने के लिए दी थी स्टालिन ने, वो भी सोनिया गांधी ने फोन किया था तब। तो 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाती है देखने वाली बात होगी। बड़े बड़े नेता हैं वहां पे कांग्रेस के, चिदम्बरम और भी कई सारे नेता हैं, कितनी सीटें जिता पाते हैं देखना होगा 2 मई को। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में एक चीज साफ थी कि वहां पर कांग्रेस की जो सरकार थी उससे लोग नाखुश थे। और एनडीए ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, खासतौर पर कई सारे महत्वपूर्ण वादे किए हैं। और रंगासामी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पुडुचेरी के, उनकी छवि भी अच्छी है। पिछली बार थोड़ा सा कच्चा खा गए थे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में, तो इस बार शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए क्योंकि एनडीए उनको सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करके चुनाव लड़ा है। तो पुडुचेरी में अगर हम बात करते हैं 5 राज्यों की, तो लगता है कि शायद असम और केरल के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे। बाकी जगह नेतृत्व परिवर्तन, जो सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो भी चुनाव परिणाम होंगे 2 मई को आएंगे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं। तो हमने तो ये जो भी विश्लेषण किया है एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर किया है। 2 मई को जब आपके साथ मिलेंगे तो जो एग्जैक्ट पोल होगा उसके आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करके आपको सारी जानकारी देंगे। सर, दूसरा सवाल ये है कि देश में अब भी कोरोना महामारी जारी है। हालत ये है कि अब कोर्ट सरकार को निर्देश दे रहे हैं, सरकार को फटकार लगा रहे हैं। ऐसे में वर्तमान में देश में कोरोना किस तरह से अपना कहर बरपा रहा है और सरकारें आखिर इतनी लाचार क्यों नजर आ रही है कि अब कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है। ऑक्सीजन हो या दवाइयां हो, सभी को लेकर अब फरियादी सीधे कोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसे में वर्तमान स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात सही है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारे राज्यों के गंभीर हैं, चिंतित हैं स्थिति की विकटता को देखते हुए, और इसीलिए सरकारों से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए। और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि सूचनाओं का प्रवाह सोशल मीडिया पर नहीं रुकना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। और खासतौर पर अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है, किसी व्यक्ति को समस्या है, अगर वो आलोचना कर रहा है सरकार की, तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए, उसको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। और अगर ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है, कहाँ कमी है, क्या आपका पूरा करने की कैसी कार्य योजना है, उसके बारे में अगर उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है, उच्च न्यायालय पूछ रहा है, तो पूछा जाना चाहिए। लेकिन हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, चाहे हमारे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, दूसरों के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके कोई दखल का प्रयास नहीं होना चाहिए। सबके अपने अपने क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में संविधान में पूरी तरह से परिभाषित किया गया है सब चीजों को। तो ऐसे कभी कुछ विवाद होते हैं तो वो ठीक नहीं होते हैं। खासतौर पर हमने देखा जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला आया, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं पूरा लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम तो फिर उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया। तो इस तरीके के जो लगता है कि शायद जो मतलब कह सकते हैं कि जो काम सरकार को करना है वो सरकार को करने देना चाहिए, जो न्यायपालिका को करना है वो न्यायपालिका को करने देना चाहिए। स्थिति विकट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें एक चीज ये देखनी है कि
हम, ठीक है, केंद्र में किसी पार्टी की सरकार हो, हमको वो मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि हमारी भारत सरकार है। भारत सरकार अगर कोरोना की पहली लहर से एकजुटता के साथ लड़ी थी तो दूसरी लहर से भी एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए, और हमको यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए अपनी देश की सरकार पर। पार्टी भूल जाइए, अपनी भारत सरकार पर विश्वास रखिए कि वो इस लहर से भी देश को उबारेगी और देश फिर से खड़ा होगा, फिर से मजबूत होगा, फिर से आगे बढ़ेगा, और जो अच्छे दिन हैं वो यकीनन आएंगे। एक विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपनी सरकारों की सिर्फ आलोचना ही करते रहें, उनको काम नहीं करने दें, आरोप प्रत्यारोप में ही समय व्यतीत करते रहें, बहुत आसान होता है एक ट्वीट कर देना कि आपने कुछ नहीं किया, आप इस्तीफा दो। लेकिन आप खुद तो कुछ कर दिखाइए। क्या आपने अपने पड़ोसी की मदद की? क्या आपने अपने किसी रिश्तेदार की मदद की? क्या आपने सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति की मदद की? ये भी तो देख लें। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, हमने क्या किया इस विकटता के समय, इस विकराल महामारी के समय हमने क्या किया है, किसके लिए किया है, कितना किया है, जरा हम अपने से भी प्रश्न पूछ लें। तो इसमें सरकार के मैं बचाव में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमको आलोचना से बचना चाहिए। सरकार को भी चीज देखना चाहिए कि पहले घोषणा ना कर दें, उसके बाद योजना बनाने में जुटे। ये जो चीजें हैं वो जनता में नाराजगी बढ़ाती हैं। अब सरकार ने कह दिया कि 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 44 साल तक के, उनका भी टीकाकरण होगा। राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास टीके नहीं है, हम कहां से टीकाकरण कर दें। सरकार ने, अब केंद्र सरकार ने क्योंकि घोषणा की है 1 मई से होगा, तो लोग बेचारे पंजीकरण भी करा लिए कोविन ऐप पर, और आप देखिए कि 2 दिन के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए। टीका नहीं है, लोगों ने पंजीकरण करा लिया। अब योजना बन रही कि कैसे कैसे टीका पहुंचेगा। तो ये जो चीजें होती हैं, थोड़ा सा कार्य योजना बनाकर चलना चाहिए। लोगों में नाराजगी इसी बात के लिए होती है कि आप क्या इसको मजाक समझ रहे हैं, क्या इस महामारी को आप निपट कैसे रहे हैं। और जो एक देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन सत्य है, तथ्य है कि पिछली बार जो एकजुटता थी केंद्र और राज्यों की, वो इस बार नजर नहीं आ रही है। और ये एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत आवश्यक चीज है, जो जिसके बिना हम इस लड़ाई से नहीं जीत पाएंगे। तो हमारे को जो केंद्र है, वो राज्य हैं, अलग अलग दिशा में नहीं चले, एकजुट होकर चलें, और प्रधानमंत्री पर विश्वास करके आप उनके नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़िए। निश्चित रूप से विजय मिलेगी। ये सही है कि जो असम में मौतें हो रही हैं वो दुखद हैं, और जिस संख्या में बढ़ रही हैं, और वैज्ञानिकों ने जो अनुमान जताया है कि शायद संक्रमण भी और बढ़ेगा, शायद मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। इसको देखते हुए सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, पूर्णतः पालन करना चाहिए। आप अगर मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं तो कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इससे बचें, कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें।